हेलो एवरीवन, दिस इज डिम्पल पटेल, योर साइंस ट्यूटर एट भव्य एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आगे के तीनों मॉड्यूल्स में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, प्लस ह्यूमन बीइंग में या हम कहें एक ह्यूमन बॉडी में ये सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन से ऑर्गन्स कंट्रोल करता है, कौन सी सिस्टम कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वही सीएनएस को और उसके पार्ट्स यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को इस मॉड्यूल में हम डिटेल में समझेंगे। किस तरीके से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दे कम टुगेदर टू कंट्रोल अ कंप्लीट बॉडी। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक बहुत ही डेलिकेट सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। आप बोलोगे मैडम ब्रेन कैसे डेलिकेट स्ट्रक्चर में आता है, बट हमें जो बाहर दिखता है दैट इज द बोनी स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज द बोनी स्कल, क्रैनियम जिसे हम कहते हैं, बट उसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज है दैट इज एक्चुअली द ब्रेन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा डिटेल में। पहले स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन समझते हैं। तो ये जो बेसिकल हमारा स्ट्रक्चर है उसको बाहर से कवर अप किया जाता है बाय अ बोनी स्ट्रक्चर नोन एज क्रैनियम या स्कल। ठीक है, हमें जो बाहर की चमड़ी दिखती है उसके नीचे क्रैनियम यानी कि स्कल है, जो कि एक बोनी स्ट्रक्चर है, फॉलोड बाय इसके अंदर एक और लेयर बनता है जहाँ पे प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, यूजुअली शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जब भी हम गिरते हैं, हमारी सर में चोट आती है, तो मेनिंजेस पहले ये शॉक एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, शॉक एब्जॉर्ब होने के बाद अगर वो सीवियर इफेक्ट है तो ही हमारे ब्रेन के टिश्यू तक जाएगा, वरना ऑटोमेटिकली इसी सॉफ्ट मेम्ब्रेन में सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, फिर आता है हमारा द मेन स्ट्रक्चर। उसको डिफाइन करें तो ये हमारा जो ब्रेन है और उधर से ही नीचे स्पाइनल कॉर्ड, द मेन पार्ट्स ऑफ सीएनएस। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी एक बोनी स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड है, दैट इज द वर्टेबल कॉलम या हम कहें हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो है वो बाहर उसका कवरिंग है, उसके अंदर अगेन सॉफ्ट टिश्यूज है, एक कॉलम है जिसको हमने कवर अप किया है विद द बोन्स, ताकि अंदर के जो नर्व्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, हम गिरे पड़े तो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमें बाहर से एक बोन की तरह ही दिखेगा। वी कैन नॉट सी द इंटरनल पोर्शन, सेम वे हम ब्रेन का अंदर का पोर्शन नहीं देख सकते, हमें बाहर से स्कल ही दिखता है। ठीक है, अभी जो भी कैविटीज प्रेजेंट है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स। ये जो आपको जगह स्पेसेस दिख रही हैं उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वेंट्रिकल्स हैं, इतने बड़े नहीं हैं। और जो बड़ी कैविटी आपको यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलती है, दिस इज द बिगर वन, दिस इज द सेंट्रल कैनाल। ठीक है, जहाँ से हमारा हम कहें स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है। क्लियर? अभी द वेंट्रिकल सेंट्रल कैनाल एंड द स्पेस बिटवीन द मेनिंजेस, ये जो मेनिंजेस के बीच की जगह देखो, ये जो स्पेस है इसे मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारा एक फ्लूइड से भरा है, दैट इज नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट इज नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। ये जो सारी स्पेस है मेनिंजेस और हमारी कैनाल स्पेस के बीच में, इट इज फिल अप विथ अ फ्लूइड नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सारी ब्लू कलर की जगह देखिए, अगर इफ आई रिमूव द रेड मार्क्स आपको दिख जाएगा किस तरीके से पूरा फिलअप रहता है विद द CSF। ठीक है, तो ये जो CSF है वो सारा ऑलमोस्ट शॉक एब्जॉर्बिंग का काम कर लेता है। ठीक है, इसीलिए ब्रेन तक हर हेड इंजरी डैमेज नहीं करती। ठीक है, अभी CSF के फंक्शन देखते हैं क्या काम आता है। पहला तो नरिशमेंट, ठीक है,
दूसरा प्रोटेक्शन बाय एब्जॉर्बिंग मैकेनिकल शॉक, ठीक है। फिर हम देखिए अभी नरिशमेंट की बात करें तो नरिशमेंट किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेजेस पास होते हैं ब्रेन में थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रैवल करवाने के लिए हम CSF का यूज़ करते हैं, फ्लूइड का यूज़ करते हैं। दूसरा मैंने आपको बोला जो भी शॉक एब्जॉर्ब होता है हमारे गिरने पड़ने पे वो CSF एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलिए तो जो नर्व्स आती हैं ब्रेन में, लाइक जो ब्रेन से निकलती हैं, आई शुड से दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, उसको हम कहते हैं क्रैनियल नर्व्स। नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर नोन एज क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। जो नसें जो नर्व्स ब्रेन से बाहर निकलती हैं उन्हें हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसे हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ब्रेन से निकलने वाली क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली हमारी स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो समझ आई ये दोनों चीज, क्रैनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा क्रैनियल एंड स्पाइनल दोनों, ये दोनों मिला के हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। हमने एक CNS देखा था, एक CNS देखा था और एक ANS देखा था, ठीक है। CNS में तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, बट PNS में हमारे क्रैनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स आते हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी के पेरिफेरी में आउटर मोस्ट पोर्शन में लाई करते हैं या हमारे बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करते हैं। ये सारे नर्व्स आप देख जो रहे हो, ये पूरा नेटवर्क ऑफ नर्व्स ये हमारी बॉडी कनेक्ट करता है पेरिफेरी से, यानी कि ब्रेन और ये जो सेंट्रल कैनाल है उसके बाहर की साइड है, इसीलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। चलिए अभी ये जो भी हमारी वॉलेंट्री एक्शन, अब बोलोगे मैडम वॉलेंट्री मतलब जो हम हमारी मर्जी से करते हैं, चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना, ठीक है। भूख लगती है, खाना नहीं खाना वो हम पे है, अच्छा खाना बना है तो हम खा लेंगे, मम्मी ने अच्छा नहीं बनाया करेले की सब्जी बनाई तो हम नहीं खाते, वो वॉलेंट्री हमारी इच्छा होती है कि भाई खाना नहीं खाना, ठीक है। तो वो सारी एक्शन क्या हुई, वॉलेंट्री एक्शन हुई। वो कौन कंट्रोल करता है, तो भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, लाइक रनिंग, क्लैपिंग, प्लेइंग, ठीक है। दौड़ना उठना बैठना, ताली बजाना, खेलना, होमवर्क करना, ये सारी वॉलेंट्री एक्शन है। हाँ होमवर्क करना वॉलेंट्री एक्शन है ना, हम हमारी मर्जी से करते हैं। टीचर भले कितना फोर्स कर ले, 10th में आ गए पर होमवर्क करना ही पड़ेगा ऐसा हमें नहीं समझ आता है ना। अभी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज वॉलेंट्री एक्शंस जो कंट्रोल करता है, ठीक है, जो हमारी मर्जी से नहीं चलती। सांस लेना, ब्रीदिंग हमारे हाथ में नहीं है, हार्ट का बीट होना, ठीक है, डाइजेशन होना खाने का, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम बोल लो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। आप उनको नहीं बोल सकते कि हाँ भाई अभी मैंने खा लिया है पर पचाना मत, अभी 4 घंटे बाद पचाने की प्रक्रिया शुरू करना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। द मोमेंट द फूड एंटर्स इट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन, आपने लाइफ प्रोसेस में बहुत अच्छे से समझा है ये सारी चीज़, ठीक है। तो वो सारी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस। अभी ब्रेन को हमने 3 मेन रीजन में डिवाइड करा है, ठीक है। हमने हमारे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज द फोर ब्रेन, ठीक है, द फर्स्ट वन इज द फोर ब्रेन। सेकेंड वन इज
आर मिड ब्रेन, ठीक है। जो सेंटर वाला है दैट इज मिड ब्रेन, एंड द लास्ट वन इज द हाइंड ब्रेन, ठीक है। अभी फोर ब्रेन के अंदर भी अलग अलग पार्ट है, मिड ब्रेन के अंदर भी थोड़े पार्ट्स हैं, और हाइंड ब्रेन के अंदर भी थोड़े पार्ट्स हैं, ठीक है। पर मेन तीन डिवीजन क्या है, फोर, मिड एंड, ठीक है। ब्रेन के तीन मेन डिवीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। अभी फोर ब्रेन को हम सेरेब्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर ब्रेन को हम सेरेब्रम भी कहते हैं। और हमारी जो मेन सोचने की अच्छी बुरी जो भी सोच आती है वो काम फोर ब्रेन करता है। इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का मेन सोचने वाला पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम, या हम कहें फोर ब्रेन, ठीक है। तो जो भी अच्छी सोच बुरी सोच आती है वो इधर से आती है, बुरी सोच आए तो मार के बंद करो भाई, ऐसी सोच ना लाओ हमारे दिमाग में, ठीक है। अभी यही फोर ब्रेन को हम थोड़ा डीप में समझते हैं। कुछ ऐसा दिखता है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। अभी यहाँ पे हर चीज़ के लिए अलग अलग एरिया है। टू स्मेल, टू टेस्ट, हम जो खाते पीते हैं, सूंघते हैं, फील करते हैं, इन सब के लिए फोर ब्रेन ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, ठीक है। दिमाग में दिल की तरह भी चैम्बर्स हैं, पर दिल की तरह हम हर एक कोना हर लड़की को नहीं दे सकते। दिमाग में हर एक कोना हर अलग मूवमेंट या हर अलग चीज के लिए दिया है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भाई आगे का जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो पार्ट है दैट इज फॉर थिंकिंग, दैट इज फॉर द थॉट प्रोसेस। वहीं नीचे हमने कनेक्ट कर दिया है स्पीच, ताकि हम जो सोचे हम वो बोल सके। उसके ऊपर है मूवमेंट, थोड़ा सा पीछे आते हैं, जो टच होता है वो समझ आता है। विजन बैक ऑफ द ब्रेन से आता है, एंड हियरिंग इसी तरीके से मिड ब्रेन के ऊपर है। तो हमारे कान जो लोकेटेड है वो उसी तरीके से लोकेटेड है, ताकि हियरिंग हमारा जल्दी मैसेजेस पहुंच सके। आपको कैसे जल्दी सुनाई दे देता है ना, छोटी छोटी बातें जो हमारे काम की नहीं होती, वो इसीलिए क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस अभी उस टाइम पे उधर ही चल रहा होता है। प्लस हमारे कान भी बहुत तेज हो जाते हैं, जो हमें नहीं सुनना वो हमें अगर कहीं से सुनाई दे जाए, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं मिड ब्रेन की, ठीक है। मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री, ठीक है। मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। चलिए अभी हाइंड ब्रेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज नोन एज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। जिसको हम छोटा दिमाग भी, कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम एंड द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। सेरेबेलम एंड द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। ये दोनों हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेरेबेलम जो है वो बेसिकली बैलेंस मेंटेन करता है, हम जो उठने बैठने का जो पोस्चर होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको ब्रेन इंजरी हुई हो या कोई बाई बर्थ डिफेक्ट हो, तो वो उठने बैठने में उनको प्रॉब्लम होती है, वो अपना बॉडी का बैलेंस नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सेरेबेलम में कुछ इंजरी हुई है, इसी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है। हम जो बैलेंस कर पाते हैं, खाली बॉल बैट का नहीं, हर चीज़ का बैलेंस, चलने उठने का बैलेंस, वो सारी चीज़ें हमारा सेरेबेलम कंट्रोल करता है। और हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन देता है। हम जब चलते हैं, इफ़ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली, कभी ऑब्जर्व नहीं करते बट हमेशा लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनता है हाथ पैर में, राइट हैंड के साथ राइट लेग और लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट लेग नहीं जाता, हमेशा अल्टरनेट चलता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा काम यहाँ पे सेरेबेलम में होता है, ठीक है।
मेड्यूला ऑब्लोंगाटा मेरा जो है वो सारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कंट्रोल करता है। यानी कि इफ आई एम ब्रीदिंग, इफ आई एम वॉमिटिंग, इफ आई एम डाइजेस्टिंग, मेरा जो ब्लड फ्लो है, मैं जो छींकती हूँ, मेरी जो आंखें बंद होती हैं, बार बार आंखें पलक झपकती है, वो सारी चीजें इनवॉलेंट्री है। हाँ, हम शर्त लगाते कि कौन पहले पलक झपकाता है, बट आप कुछ ही टाइम के लिए वो कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, दैट इज वाई आर विश, हम किसी से शर्त जीतना चाहते हैं तब। बाकी ब्रीदिंग, ब्लड फ्लो, स्नीज, ये सारी चीजें हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग सेंटर्स जो हमारे एक्टिवेट होते हैं वो भी मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से ही होते हैं। इसीलिए जब बुरी स्मेल आती है तो हमें वॉमिटिंग सेंसेशन आता है। ठीक है, अभी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं अबाउट द ब्रेन। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। इसका लेफ्ट हेमेस्फीयर जो है ब्रेन का, उसमें 186 मिलियन ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं एज कंपेयर टू द राइट वन। राइट के कंपेयर में लेफ्ट ब्रेन में या लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में 186 मिलियन न्यूरॉन्स ज़्यादा है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा भेदभाव क्यों? हमारा लेफ्ट साइड ऑफ दिमाग ज़्यादा दौड़ता है ऐसा? अगली बार से जिस दिन दिमाग ज़्यादा दौड़े, सोच लेना लेफ्ट वाला ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है। फिर 750 to 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्रेन एवरी मिनट। हर एक मिनट में ब्लड फ्लो 750 to 1000 ml है। और अगर ये ब्लड यहाँ ब्रेन में नहीं पहुँचता तो बहुत सारा वायरिंग लोचा हो सकता है। बहुत सारा वायरिंग में लोचा हो सकता है अगर इतना ब्लड नहीं पहुँचता। ठीक है, brain can stay alive for 4 to 6 minutes without oxygen. After that cell begins to die. ठीक है, तो एक पर्सन को इंजरी होती है, उसके 4 से 6 मिनट तक अगर ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता, ठीक है, अगर ब्लड फ्लो ब्रेन तक नहीं पहुंचता, तब ब्रेन के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। देन वी डिक्लेयर दैट द पर्सन इज ब्रेन डेड। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड पहुँच नहीं रहा था, वहाँ के सेल्स रिवाइव नहीं हो पाए। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सर को बचा के रखो तो सर को बचा, आप भी सुरक्षित और सब सुरक्षित। ये भाई साहब, आइंस्टाइन भाई साहब है ना, ऐसा कहा जाता है कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग से उनका दिमाग कुछ ज़्यादा था या कम था? ज़्यादा था या कम था? देखो, आइंस्टाइन का जो ब्रेन था वो कुछ 1230 ग्राम का था, जबकि एक एवरेज ह्यूमन का 1300 से 1400 ग्राम का होता है। इनका दिमाग का वज़न कम था, तो ये सोच बहुत ज़्यादा सकते थे। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी थियरीज दी हैं, थियरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह। तो कैसे पॉसिबल? एक्सेप्शंस तो हर केस में होते हैं, वैसे ही आइंस्टाइन साहब के केस में भी था। ठीक है, देखो, लेफ्ट एंड द राइट की बात करें तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो लेफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंट्रोल करेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन से कंट्रोल होगा, राइट हैंड राइट पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो राइट हैंड से जो भी काम होते हैं वो राइट साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है, लेफ्ट हैंड से जो भी काम होते हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए, लेफ्ट एंड द राइट, क्या क्या काम लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन करता है, क्या क्या काम राइट साइड ऑफ द ब्रेन करता है? तो लेफ्ट साइड
हमारा चपड़ चपड़ करना यानी कि स्पीकिंग, राइटिंग एंड लॉजिकल थॉट्स। लॉजिकल के साथ इलॉजिकल थॉट्स भी सारे लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में ही आते हैं। ठीक है, तो हम जो बात करते हैं, हम जो लिखते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन में जो भी आइडियोलॉजी आती है हम पेन डाउन करते हैं वो सारी चीज़ें, और जो लॉजिकल थिंकिंग हमारे में आती है, इफ एंड बट्स जो हम क्वेश्चंस, वो सारा काम हमारा लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन करता है, जबकि राइट साइड ऑफ ब्रेन इज वेरी क्रिएटिव। जो भी आर्टिस्टिक एबिलिटी, जो भी आर्ट एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी हमारे ब्रेन में होती, वो सारी राइट साइड ऑफ ब्रेन में होती। भले वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, डांस हो, कुछ भी हो। ठीक है, जो भी आर्ट एंड कल्चर में हम काम करते हैं वो सारा हमारा राइट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी याददाश्त कैसे रहेगी, हाउ डज आर मेमोरी वर्क। हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है वो हमें ज़्यादा दिन याद रहता है, वही प्रॉब्लम है ना। अच्छी चीज़ें कम याद रहती है, बुरी चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम हमारी माइंड में, हम हमारे मेमोरी में जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ज़्यादा स्पेस देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक पर्सन को हम अपने अंदर एक पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए, उससे किसी और को कोई नुकसान नहीं, किसी और को कोई फ़ायदा नहीं, हमें खुद को फ़ायदा है। इफ़ यू लुक टूवर्ड्स इन अ पॉजिटिव वे, आप अपने आप को एक पॉजिटिव वे में देखोगे तो दुनिया आपको पॉजिटिविटी के साथ ही देखेगी। ठीक है, मेमोरी 3 टाइप की होती है। ठीक है, चलिए, 3 मेमोरीज, सेंसरी मेमोरीज जो हमने सेंस करी होगी। ठीक है, तो वो क्या है कि हमारे आजू बाजू क्या है वो सेंसरी में सेंसेस से पता चलता है। पर्टिकुलर स्मेल्स हमें पता चलती है कि हाँ, हमें कैसे हॉल में बैठे हुए किचन का खाना क्या बन रहा है, मम्मी क्या बना रही है, वो स्मेल से पता चलता है। बिकॉज दैट इज फिड इन आर मेमोरी कि भाई अगर ऐसी स्मेल आती है, हमारे ब्रेन में ऐसा फीडबैक जाता है कि ये कुछ सिमिलर स्मेल है, ऐसी स्मेल मैंने पहले ली है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ टर्म्ड एज ब्रीफ मेमोरी, जो कि सेंसेस से आती है, देखी हुई चीज़ें, है ना। हमें कैसे रास्ते याद होते हैं, हमारे रोज़ स्कूल जाने के, दोस्तों के घर के, गर्लफ्रेंड के घर के, सबके घर के, बॉयफ्रेंड के घर के भी याद रहते हैं। चलो, मैं गर्ल हूँ तो ऐसा नहीं बोलती कि गर्लफ्रेंड के ये वो, बट दोनों को एक दूसरे के घर के रास्ते पता होते हैं, कौन सा शॉर्टकट है, कौन सी गली में कोई नहीं आता, वो सब हमें याद रहता है बिकॉज ऑफ द सेंसेस। ठीक है, फिर आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं, सॉरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि खाली 30 to 35 सेकेंड्स के लिए हमें फ्लैश होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हम फटाफट फटाफट देख लेते हैं ना, जैसे सिलेबस कंप्लीट करते हैं एक रात पहले, वो शताब्दी एक्सप्रेस की तरह, वो सारा शॉर्ट टर्म होता है। इसीलिए आपको चैप्टर्स बार बार पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि आपने कब पढ़ा था? एग्जाम की एक रात पहले, और वहाँ पे तो बहुत हड़बड़ी गड़बड़ी के साथ पढ़ाई होती है। ठीक है, और थर्ड टाइप होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको हम लर्न करते हैं, मेमोराइज करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज आपको आपके स्कूल के टीचर भी बोलते होंगे, और प्लस बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि अगर जब आप पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़े, तो आपको वो चीज़ें लर्न भी हो जाएंगी, मेमोराइज भी हो जाएंगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आज सबको आता है, बट क्या आपको वो किसी ने ऐसा दिखाया था, ऐसा बताया था कि नहीं इसको याद करना है? वो आपने लर्न करा है, वो मेमोराइज करा है आपने बचपन में, केजी में, या अब तो 2-3 साल के बच्चे बोलने लग जाते हैं यही चीज़, तो वो उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है इसीलिए। ठीक है, चलिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, 2 सिस्टम से चलता है। एक होता है नर्वस कंट्रोल, दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेन रोल प्ले करते हैं, जिसमें ईएनएस, पीएनएस और एएनएस आ जाते हैं। और दूसरा केमिकल कंट्रोल, यानी कि हमारे
जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं फ्रॉम द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उसको हम केमिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, चलिए। नर्वस कंट्रोल जनरेट्स नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, नर्वस सिस्टम में जो भी कंट्रोल होगा वो सारा नर्व इम्पल्स से होगा। हमारे क्रैनियल नर्व्स हो गए, हमारे सेंसरी नर्व्स हो गए, हमारे स्पाइनल नर्व्स हो गए, वो सारी चीज़ें यही नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करके ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम द पार्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू ब्रेन इंटरप्रिटेशन होके वापस आता है। हमने रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क में समझा था ये। ठीक है, उसी टाइम पे हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स जनरेट होते हैं, और वो जो केमिकल्स हैं उसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। वो केमिकल कंट्रोल जनरेट करता है। यानी कि आप गिरते हो, पता है, आप जब गिरते हो तो कुछ टाइम के लिए आप सडन स्टेट ऑफ शॉक में चले जाते हो, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपके लाइक जो वाइटल्स हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह सब बढ़ जाता है। दैट इज बिकॉज एक केमिकल, एक हार्मोन रिलीज होता है टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं, और वो पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी जब भी ज़रूरत होती है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, वो सारे रिलीज होते हैं, वो आपको पूछने नहीं बैठते कि हाँ हम रिलीज हो कि ना हो। क्लियर? अभी बोथ द सिस्टम वर्क्स इन कोऑर्डिनेट, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलती हैं, तभी हमारी बॉडी प्रॉपर कंट्रोल में चल सकती। खाली नर्व इम्पल्स काम नहीं आएगा, खाली केमिकल या हॉर्मोन्स काम नहीं आएंगे, दोनों को हाथ में हाथ साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, लाइक प्लेइंग। ठीक है, आप बोलोगे मैम प्लेइंग में कौन सा केमिकल रिलीज होता है, तो बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, वॉकिंग वगैरह, रनिंग में, ये सारे हमने देखे हैं कि भाई नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है, बट केमिकली कैसे कंट्रोल होता है वो जब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में हर एक हार्मोन को डिटेल में समझेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि भाई हाँ ये बहुत काम की। वो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्वस सिस्टम जनरेट है, वो ब्रेन इंटरप्रेट करता है एंड देन अगेन सेंड बैक्स द सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वापस भेजता है। नर्वस सिस्टम जनरली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन्स जनरेट करते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारे हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, और यही हॉर्मोन्स ऐसे हैं कि भाई रिलीज होके जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी, द साइट वेयर इट इज रिक्वायर्ड, वो रिलीज होगा और काम करेगा। नर्व इम्पल्स रैपिड होते हैं एंड फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो क्लिक होते हैं और रिलीज होके वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं। जैसे कुछ हाथ में गरम लगता है, हम तुरंत हाथ पीछे ले लेते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। हार्मोनल एक्शन जो है वो थोड़ा धीरे है और लंबे समय तक चलता है। ठीक है, वो थोड़ा धीरे है बट लंबे समय तक चलता है। अभी आप देखो इंसुलिन सिक्रीट होता है, इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन है, पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ बस रिलीज हो गया काम खत्म, वो धीरे धीरे सिक्रीशन चलता है, एज इन जब भी आपका फूड आपके स्टमक में होगा फॉर द डाइजेशन। ठीक है, तो वो प्रोसेस कंटिन्यूस चलती है। बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन हमें पूछ के नहीं रिलीज होते, उनको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे स्लो रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों की फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आपको पूछा जाता है कि भाई मैं ग्रोथ हार्मोन रिलीज करूँ, एडीएच रिलीज करूँ ना, कुछ हमें पूछा नहीं जाता, बट वो स्लोली रिलीज होते रहते। तो ये जो केमिकल्स हैं या हॉर्मोन्स हैं वो ट्रांसमिशन
कैसे यूज होता है एनिमल्स में उसको थोड़ा समझते हैं हम। ठीक है, स्क्विरल का एग्जाम्पल लेते हैं। गिलहरी, आप उसको मूंगफली का दाना दो, बस नजदीक जाओगे तो भी वो भाग जाती है ना। आपको वहां पे छोड़ देना पड़ेगा, आपको पीछे हटना पड़ेगा, तब जाके वो आके वहां से लेके जाएगी। शी इज टू क्विक, वेरी रैपिड उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है, तो स्क्विरल जब भी एक स्कैरी एक्सपीरियंस फेस करती है, whenever she is experiencing a scary situation like any ट्राइबल, ठीक है, तो वो अपनी बॉडी को इधर फाइटिंग के लिए रेडी करेगी, लड़ने के लिए या भागने के लिए। ठीक है, वो अपनी बॉडी को दो चीजों के लिए तैयार करेगी, या तो लड़ेगी उस सिचुएशन से या भागेगी, हमारी तरह, है ना। अगर हमको लगता है कि हाँ हम वहां पे जीत जाएंगे तो हम लड़ने उतरते हैं, पर अगर हमें 1% भी ऐसा लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो हम वहां से भाग निकलते हैं, है ना। गिलहरी भी वही करती है। दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है उसके लिए, और उसके लिए उसको बहुत सारी एनर्जी भी यूज हो जाती है ना। हम भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स सोचना पड़ता है, यहाँ से भागे कि लड़ ले, है ना। वैसा ही बेचारी गिलहरी के साथ भी होता है, डिफिकल्ट सिचुएशंस ही बन जाती है उसके लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज जो हैं वो यूटिलाइज होते हैं, और यही एक्टिविटीज को सबको इंटीग्रेट करते हैं, सबको समअप करते हैं, साथ में लाते हैं और एक्शन कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, जो भी टिश्यूज हैं अगर उसको लड़ना है तो उसके लिए उस तरीके से टिश्यू अपने आप को रेडी करेंगे, और अगर उसको भागना है तो उस तरीके से टिश्यूज इंटीग्रेट होंगे, लिंक होंगे, और वो एक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, दोनों अल्टरनेट एक्टिविटीज हैं, दोनों एक जैसी नहीं है। ठीक है, एक में लड़ाई करनी है, एक में रण छोड़ के भागना है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट एक्टिविटीज है ना। तो उसके लिए उसको अपनी बॉडी को उस तरीके से रेडी करना पड़ेगा। क्लियर। अभी एक आइडियल एक्टिविटी जो हम सोच सकते हैं कि क्या किया जाए, ठीक है, तो वो कैसे अचीव करते हैं वो समझते हैं कि एक आइडियल रिस्पॉन्स क्या देगी एक स्क्विरल whenever this kind of situation happens। ठीक है, if the body design in the squirrel relied on electrical impulse, जो कि नर्व सेल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है स्क्विरल का, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, उसके ऊपर रिलाई करेगी स्क्विरल, तो क्या होगा। देखो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास ऑन हुआ, रेंज ऑफ टिश्यूज को इंस्ट्रक्शन मिलता है टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एक्टिविटी। ठीक है, जो भी आ रहा है उसके लिए उसके टिश्यूज को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। वो था हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अगर केमिकल इम्पल्स पे डिपेंड करती है वाया ग्लैंड्स, ठीक है, तो केमिकल रिलीज होंगे, और वो केमिकल्स क्या बोलेंगे कि बी रेडी। अगर शायद हमें लगता है सिचुएशन हाथ से बाहर जाएगी तो हम भागेंगे, हमारे हाथ में होगा तो हम लड़ लेंगे। तो उसी तरीके से जहाँ पे रेंज ऑफ टिश्यूज जो हैं वो वेरी कर जाते हैं, और स्क्विरल नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। ठीक है, जो भी अपकमिंग एक्टिविटी है उसको वो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। तो नर्व इम्पल्स जब पास होता है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब पास होता है, तो जो सेट ऑफ टिश्यूज को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। वैसे ही हार्मोन्स या केमिकल्स जब रिलीज होते हैं तो वो जो सेट ऑफ टिश्यूज है, वो जो रेंज ऑफ टिश्यूज है, उनको उस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स है वो हमने समझे इस मॉड्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट हार्मोन्स, जो केमिकल हमारी बॉडी रिलीज करता है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में जहाँ पे विल बी टॉकिंग अबाउट द हार्मोन्स एंड द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी।